हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस और एनवीएस का विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। आप लोगों ने अपनी सीटों की संख्या, फॉर्म आज आज से आपके शुरू हो गए हैं फॉर्म फिल होना। 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये सब कुछ आपने देख लिया होगा और इसके पहले एक वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। अब पहले एग्जाम का जो पैटर्न था वह दूसरे तरीके का था। अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। ये जो पेपर मैं लेकर आई हूँ, ये पेपर पीआरटी का है, केवीएस पीआरटी का। पहले केवीएस पीआरटी का एक ही पेपर हुआ करता था और इंटरव्यू होता था। पेपर ऑनलाइन होता था, लेकिन अब क्या है? अब पेपर आपका ऑफलाइन होगा और 2 पेपर होंगे, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड। पहले आपके जो प्रश्नों की संख्या थी वह कितनी थी? प्रश्न पूछे जाते थे 180। प्रश्न आपके 180 पूछे जाते थे, नेगेटिव मार्किंग तब नहीं थी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता था। अब क्या है, जो टायर फर्स्ट का आपका एग्जाम है उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 1/3 की माइनस मार्किंग है। और जो टायर सेकंड का एग्जाम होगा उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। ये सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। अब ये पेपर मैं लेकर आई हूँ, ऑनलाइन वाला पेपर है, क्योंकि 2023 में जब केवीएस का पेपर हुआ तब ऑनलाइन पेपर हुआ था और ये 21 तारीख 21 फरवरी 2023 वाला पेपर है। आप लोगों को पता ही है कि जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो कई दिनों में संपन्न हो पाती है और हर दिन का अलग अलग पेपर होता है। तो ये पेपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन में दिखा सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अब आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है। अब इसमें जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों के मिलाकर कुल 20 प्रश्न पहले पूछे गए थे। अब क्या है, अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आप लोगों को एक बार बता दूं कि अब क्या पैटर्न है आपका। अब जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस किस विषय से संबंधित होंगे। अब जो आपका टायर फर्स्ट का एग्जाम जो होगा उसमें जनरल रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लैंग्वेज यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 10 प्रश्न और एक लैंग्वेज आप अपने अनुसार रखेंगे यानी वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हिंदी रख सकते हैं और भी जितनी भाषाएं हैं आपके विज्ञापन में दी गई हैं, तो आप उसमें से जो भी भाषा चुनते हैं उससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी प्रश्नों की कुल संख्या 100 है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यानी अब आपके 100 प्रश्न 300 अंकों के पूछे जाएंगे। इस पिछले पेपर के मैं जीके के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में किस तरीके से जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के, 60 अंक के। तो चलिए इस पिछले पेपर के जीके के क्वेश्चन, जीके और रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। कुल मिलाकर 20 प्रश्न है इन तीनों के। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं जीके का। भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया? पहला है राजनीतिक न्याय, दूसरा है आस्था की स्वतंत्रता, तीसरा है आय की समानता और चौथा है व्यक्ति की गरिमा। तो इसमें क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है ये पूछा गया है। तो आय की समानता सुनिश्चित नहीं कराई गई है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है?
पहला है कालीबंगा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? वही है मोहनजोदड़ो। अब ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है, ये भारत में स्थित नहीं है। और जो विकल्प लिखे हुए हैं जैसे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और लोथल गुजरात में। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए, इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? पहला है समाजवादी संविधानों वाले देशों का एक नेटवर्क, दूसरा है नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म, तीसरा है मानवीय कार्यों के प्रति समर्पित वैज्ञानिकों की वार्षिक वैश्विक बैठक और चौथा है आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति। तो वर्ष 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है। अब इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से शुरू करें कि आपका लेवल क्या था। अब जीके से संबंधित प्रश्न तो इसी तरीके के पूछे जाएंगे, तो तैयारी आप एकदम टॉप लेवल की कीजिएगा यदि आपको केवीएस टीआरटी में एक सीट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयन के स्रोत कौन से हैं? रेयन के स्रोत पूछे गए हैं। पहला है कोयला, पानी और हवा, दूसरा है प्लास्टिक और पॉलिस्टर और कपास, तीसरा है काष्ठ का गूदा और चौथा है पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टेरिफेथालेट। तो रेयन जो होता है ये एक संश्लेषित तंतु है जो प्राकृतिक स्रोतों विशेष रूप से लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है और रासायनिक रूप से ये सेल्यूलोज को उपचारित करके बनाया जाता है जिसे काष्ठ गूदे या अन्य पौधों पर आधारित सामग्री से निकाला जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा काष्ठ का गूदा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलयन सहायता करता है? पहला है तनु आयोडीन विलयन, दूसरा है कॉपर सल्फेट विलयन, तीसरा है कास्टिक सोडा विलयन और चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन। तो किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने के लिए तनु आयोडीन विलयन सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें करना है मैचिंग। तो देखिए मिलाते हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी हो जाता है। आप लोगों को बचपन में बहुत पढ़ाया गया होगा, छोटी क्लासों में बहुत पढ़ाया जाता है विटामिन और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग। और ये जीके में एक अच्छा टॉपिक है विटामिन वाला, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यदि आपके एग्जाम में जीके पूछा जाने वाला है तो विटामिन से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, आयोडीन की कमी से गलगंड हो जाता है और कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत क्षय। अब आप लोग देखिएगा कौन सा विकल्प सही है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी कि आपका दूसरा विकल्प सही है। यहाँ इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। बेरी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, आयोडीन की कमी से गोइटर और कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डेके। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में ला न्यूसिया स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से देश रहे? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही था।
करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला था? तो रामदरस मिश्र को। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में आयोजित 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। पहला विकल्प इसमें सही था। ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने अपनी 74वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई? तो ये 27 नवंबर 2022 को। तो राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने अपनी 74वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई थी? 17 नवंबर 2022 को। चलिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 2 अथवा 3 हो और एकदम बाद में 7 अथवा 8 हो? यानी ऐसे 5 हमें बताने हैं जिनके एकदम पहले या तो 2 हो या 3 हो और बाद में या 7 हो या 8 हो। चलिए देख लेते हैं। एक तो 5 ये रहा, इसके पहले 3 है और 8 है, तो एक तो ये हो गया। ये एक 5 है, इसके पहले 8 है, तो ये तो नहीं होगा भाई। एक ये 5 है, इसके पहले 3 है और 8 है, ये हो जाएगा। और एक ये 5 है, इसके पहले 2 है और 7 है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये वाला 5 देखिए, इसके पहले 2 है लेकिन बाद में 3 है, तो ये नहीं होगा। ये वाला 5 देखिए, इसके पहले 3 है, बाद में 7 है, एक ये हो जाएगा। यानी कुल 4 ऐसे 5 हैं जिनके पहले 2 या 3 और बाद में 7 या 8 है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। इस तरीके से आपका इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर घूमती है। 90 मीटर चलने के बाद वह ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, फिर दाएं घूमती है और बाजार जाने के लिए 100 मीटर चलती है। उसका कॉलेज बाजार से 60 मीटर पूर्व में है। उसका घर कॉलेज से किस दिशा में है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूर्व होता है और ये होता है पश्चिम। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब गीता अपने घर से चली उत्तर की ओर। मान लीजिए उसका घर यहाँ है, उत्तर की ओर 60 मीटर चली है। साठ मीटर चलने के बाद फिर मुड़ जाती है दाईं दाईं तरफ। दाईं ओर घूम गई और 90 मीटर चली, तो 90 मीटर ये दाईं ओर चली। उसके बाद क्या लिखा है? 90 मीटर चलने के बाद वह ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, फिर दाएं घूमती है और बाजार जाने के लिए 100 मीटर चलती है। तो यहाँ से वह दाएं घूमेगी और 100 मीटर चलेगी बाजार जाने के लिए। जल्दी 100 मीटर। उसके बाद क्या लिखा है? उसका कॉलेज बाजार से 60 मीटर पूर्व में है। तो यहाँ वो आ गई बाजार। अब उसका जो कॉलेज है वह कहाँ पर है? 60 मीटर पूर्व में। यानी कि यहाँ से अब उसे पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो 60 मीटर पूर्व से चलना है। चलिए पूर्व की तरफ चल देते हैं 60 मीटर। ये 100 मीटर है, ध्यान रखिए। अब क्या लिखा है? उसका कॉलेज घर से किस दिशा में है? ये रहा उसका कॉलेज यहाँ और ये रहा उसका घर। उसका कॉलेज घर से किस दिशा में है ये पूछा गया है, तो ये रही दिशा। कलर चेंज कर लेते हैं।
अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिण पूर्व। देखिए घर ये है और कॉलेज नीचे में है, नीचे क्या होता है? दक्षिण और पूर्व दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व होगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ मित्र MNOPQRST और U एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, किंतु वे इस क्रम में नहीं बैठे। U M के बाईं ओर तथा N के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आगे लिखा है T पंक्ति के अंत में बैठा है और Q O और P के बीच में है। O T के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। S O के एकदम दाईं ओर है। M और N के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो जैसा लिखा है इसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि नीचे की तरफ दक्षिण होता है। पहले हम यहाँ पर 9 स्थान बना लेते हैं, फिर कहाँ किसको बिठाना है वो वहां पर बिठा देंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या लिखा है? टी पंक्ति के अंत में बैठा है और क्यू ओ और पी के बीच में है और ओ टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब टी पंक्ति के अंत में है, यदि हम टी को यहाँ बिठाते तो इसके दाईं ओर, अब टी इस तरफ दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, दक्षिण यहाँ पर है, दाया हुआ इस तरफ, तो इस तरफ तो कोई जगह नहीं है, तो यानी कि टी जो है उस तरफ बैठा है पंक्ति के अंत में यहाँ। और टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, तो दाईं ओर तीसरा स्थान ये हुआ और यहाँ बैठा है ओ। उसके बाद क्या लिखा है? एस ओ के एकदम दाईं ओर है, तो एकदम दाईं ओर है, बिल्कुल पास में बैठा है एस ओ के। उसके बाद क्या लिखा है? क्यू ओ और पी के बीच में बैठा है, तो क्यू जो है ओ और पी के बीच में है, तो ओ तो ये रहा, यहाँ होगा पी और यहाँ बैठ जाएगा क्यू। इतने लोगों का स्थान निश्चित हो गया। अब जैसा लिखा है वैसा और इन लोगों को भी बैठा देते हैं। लिखा है यू एम के बाईं ओर है तथा एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एन होगा यहाँ और एन का तीसरा स्थान बाईं ओर कहाँ हुआ? ये तो यहाँ है यू, और यू एम के बाईं ओर है तो यहाँ होगा एम, और आर बचा तो वो यहाँ बैठा होगा। अब पूछा क्या गया है? एम और एन के बीच कौन है? एम और एन के बीच कौन है? आर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। यदि आपने सही क्रम में बैठा लिया तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा, बस अब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। आप निर्णय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। रिया सप्ताह के किस दिन आई थी? कथन 1 कह रहा है कि उसकी माँ को सही से याद है कि वह बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी, यानी बुधवार से पहले आई है और रविवार के बाद आई है। लेकिन उसकी बहन को सही से याद है कि वह सोमवार को नहीं आई थी। अब हमें प्रश्न का उत्तर नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि कौन से कथन प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है। पहला लिखा है कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कथन 2 कह रहा है, विकल्प दूसरा कह रहा है कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो कथन 2 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, ये सही है। दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। दोनों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी हम इस प्रश्न का उत्तर
दे पाएंगे। हमें उत्तर नहीं देना है, हमें सिर्फ बताना है कि कौन से कथन सहायता करेंगे। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे विकल्प को चुनिए जो दिए गए तीनों वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। लिखा है गायक, तैराक, इंजीनियर। तो गायक, तैराक, इंजीनियर। तो ये दर्शाएगा तीनों का संबंध, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं 5 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? पहला विकल्प है मीट, दूसरा है वेवेब्स, तीसरा है गो टू मीटिंग और चौथा है स्काइप। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, स्काइप। स्काइप माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज सिस्टम सहित कई प्लेटफार्मों के साथ संगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्टर वेब ब्राउजर कौन सा है? पहला है एज, दूसरा है मोजेक, तीसरा है ओपेरा और चौथा है सफारी। तो एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्टर वेब ब्राउजर कौन सा है? एज। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। EPROM का पूरा नाम क्या है? तो EPROM का पूरा नाम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता? तो विंडोज मीडिया प्लेयर में जो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता वह है .pdf। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है ट्रांजिशंस, दूसरा है टेबल्स, तीसरा है जूम और चौथा है फॉर्मेटिंग। तो MS पावर पॉइंट में जो फीचर उपस्थित है ट्रांजिशन, ये MS वर्ड में शामिल नहीं है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये आपके जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। पिछला पेपर था तब कुल इन तीनों के मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाते थे। अब आपका पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, तभी आप एक सीट ले पाएंगे PRT में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी पेपर हुए हैं तो मैं सभी के जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।